जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ चीट फंड कंपनी के बारे में। इससे पहले मैंने सहारा पे एक वीडियो बनाया था और उसमें कुछ चीट फंड कंपनी के बारे में बताया था। तो सहारा और सेबी का क्या लफड़ा है, क्या झंझट है, क्या लड़ाई है और सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, उसका पैसा पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर तो चर्चा करेंगे ही संक्षेप में, क्योंकि इससे पहले मैं सारी बातें बता चुका हूँ अगले वीडियो में। वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, लेकिन ये वीडियो पूरा देखिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें बताऊंगा सारा चीट फंड कंपनी के बारे में, जितने भी चीट फंड कंपनी है जो अभी दिवालिया घोषित हो गई है, पब्लिक का पैसा लेकर बैठी हुई है, या फिर सेबी के नाम पे लोगों को धोखा दे रही है। ये बोल रही है कि सेबी का और मेरा लड़ाई चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और लोगों का लाखों करोड़ों रुपया इसमें फंसा हुआ है। यहाँ तक कि गरीब इंसान का लाखों रुपया उसमें फंसा हुआ है और पेमेंट नहीं हो रहा है। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए, कोई ज़मीन खरीदने के लिए, कोई फ्यूचर प्लानिंग के लिए, कोई बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा रख रखा था, लेकिन उसको समय पर नहीं मिल पा रहा है। आते हैं सीधा टॉपिक पर। आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो ऐसा फ्रॉड की है और आगे भी उसके मन में उसका नीयत साफ नहीं है कि वो पैसा लौटाएगी। तो आते हैं अपने टॉपिक पर सीधा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 10,269 कंपनी, मतलब 10,269 कंपनी सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड है, जो चीट फंड कंपनियां 10,269 कंपनी रजिस्टर्ड है। उसमें से कुछ मुख्य कंपनी का नाम बताऊंगा, लेकिन सारा का लगभग वही दशा है, लेकिन मुख्य कंपनी के बारे में बताऊंगा कुछ जो अभी जिससे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा। कुछ कंपनी का नाम आपको गिनाने जा रहा हूं। हो सकता है इसी में से कुछ कंपनियां हैं जिसमें आपका पैसा फंसा हो। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी बातें बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे आप सारी जानकारी आपको नहीं हो पाएगी, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो आपको बता रहा हूँ, जैसे पीएससीएल ये बहुत बड़ी कंपनी है, चीट फंड कंपनी। बहुत लोग इन्हें जानते होंगे, जिसको हम फुल बोलते हैं, पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये सबसे बड़ी चीट फंड की कंपनी है। ये लगभग 5,000 करोड़ लोगों को लेकर बैठी हुई है। और ये पैसा कहाँ है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। पहले मैं कुछ कंपनियां के नाम बता देता हूं जो इसी प्रकार की कंपनी है। तो पीएससीएल जो मुख्य कंपनी है, उसके बाद विश्वमित्र भी आप जानते होंगे, इसमें भी बहुत सारे लोगों को पैसा फंसा हुआ है। समृद्ध जीवन ये भी चीट फंड की कंपनी थी और ये भी बहुत सारा पैसा लेकर बैठी हुई है लोगों को। उसके बाद ग्रीन टच है, पीजीएफ पल्स, केबीसीएल जिसे केबिल भी बोलते हैं, कोलकाता वायर लिमिटेड, ये भी बहुत बड़ी कंपनी थी चीट फंड की। ये भी हजारों करोड़ लोगों का रुपया लेकर और अपने आप को दिवालिया घोषित करने के कगार पे है। और आपको आगे बता दूं कि अल्केमिस्ट भी बड़ी कंपनी थी। रोज वैली भी जान लीजिए। उसके बाद बेसिल इंटरनेशनल लिमिटेड, अमृत प्रोजेक्ट। आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ इसी में से कोई ना कोई कंपनी में आपका भी पैसा फंसा होगा। आपका नहीं होगा, आपके रिश्तेदार का होगा, दोस्त का होगा, जानने वाला का होगा, किसी न किसी का पैसा जरूर फंसा होगा। क्योंकि ये कंपनी, सारी कंपनियां मिला के हर जगह काम कर रही थी, पूरे देश में काम कर रही थी। इसमें ज़्यादातर कंपनियां कोलकाता की है, लेकिन और जगह से भी काम कर रही थी। कुछ पुणे से काम कर रही थी, कुछ दिल्ली से काम कर रही थी, अलग अलग ऑफिस था, कुछ का लखनऊ ऑफिस था। तो मैंने आपको बताया अमृत प्रोजेक्ट। उसके बाद प्रिज्म ग्रुप भी है, इसके अंडर में भी बहुत सारी कंपनियां थी। उसके बाद तिवंकल कंपनी, उसके बाद फेनोमेनल, HBN, जेबीजी के बारे में तो आपने सुना होगा। 80 के दशक में भी ये कंपनी चीट फंड कंपनी थी, बहुत बड़ी। 80 के दशक में भी ये कंपनी दिवालिया हो गई थी और लगभग उस जमाने में सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर वो भागी थी विदेश। लेकिन फिर से चीट फंड में रजिस्ट्रेशन कराया गया और फिर से ये काम करने लगी दूसरे नाम से, और दूसरा मालिक इसका इस नाम से काम कर रहा था। उसके अलावा यूनिवर्सल ग्रुप, उसके बाद BLS वेलफेयर कंपनी, रेनवो, आदर्श क्रेडिट, साइंस सिटी इंफ्रा, बिग्योर, ग्रीन रे, पैक इंडिया लिमिटेड, टिटरास इंडिया, प्लस ग्रीन, पेयरलेस कंपनी, उसके बाद एस्ट्रोलॉजिस्ट, उसके बाद शारदा ग्रुप, ये तो मालूम है बहुत बड़ा स्कैम हुआ था कोलकाता में, प्रयाग। इसके अलावा अदर्स बहुत सारी कंपनी है, गोल्डन फॉरएवर भी है। इस तरह की कंपनी, बहुत सारी कंपनी है जो चीट फंड की ये कंपनी मार्केट में रन कर रही थी अभी तक, इसीलिए मैं इतना बताया हूँ। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि 10,269 कंपनी है जो चीट फंड में रजिस्टर्ड है और काम कर रही है। अभी भी बहुत सारी कंपनी काम कर रही है, लोगों को धोखा दे रही। इसमें होता क्या है कि इसमें ज़्यादातर कंपनी, जैसे मान लीजिए मेन जो है पीएससीएल है, ये रियल एस्टेट के नाम पर रजिस्ट्रेशन करा रखी थी सेबी में, रियल एस्टेट का काम करती थी। और रियल एस्टेट के नाम पर, मतलब कि ज़मीन में पैसा लगाने के नाम पर, बिल्डिंग में पैसा लगाने के नाम पर, फ्लैट में पैसा लगाने के नाम पर मार्केट से पैसा उठाती थी। मतलब ये रियल एस्टेट का सर्टिफिकेट जारी करती थी और उसके नाम पर
लोगों से पैसा उठाती थी, पब्लिक से पैसा उठाती थी। और इसमें ज़्यादातर जो कंपनी है जो मैंने इसको आपको बताया, समृद्ध जीवन, ग्रीन टच, PSG, पल्स, अल्केमिस्ट, रोज वैली, ये सब जितने भी कंपनी है जिसमें आपका पैसा फंसा हुआ होगा, ये 4 साल पर डबल करने का प्रलोभन देती थी, 6 साल पर 1.5 गुना, 10 साल पर 10 गुना, यहाँ तक कि 14 साल पर 15 गुना तक का कोई कंपनी देने का वादा करती थी। लेकिन ऐसी जो कंपनी है PSCL वगैरह, ये लोग 14 साल में 10 गुना तक देने का वादा करती थी, 10 साल में 5 गुना तक देने का वादा करती थी। मतलब सबका अलग अलग तरह का स्कीम है, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता था, लेकिन ये बिल्कुल प्रलोभन था। लोगों को भी समझना चाहिए था, ये बिल्कुल प्रलोभन था। सीधा पता चलता था कि लोगों को धोखा दिया जा रहा है, कुछ अपना भी लोगों को सेंस लगाना चाहिए था। इसमें होता क्या था कि जो भी एजेंट बहाल किए गए, जो भी ऊपर से नीचे तक जो एजेंट बहाल किए गए, वो ग्रुप में होता था, मतलब कि उसका ये होता था, चेन होता था एक। अब सबसे ऊपर जो नेशनल लेवल का है, उसके बाद स्टेट लेवल का होता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता था, उसके अंदर में फिर एजेंट काम करते थे, ब्रांच लेवल का जो होता था उसके अंदर में एजेंट काम करते थे बहुत सारे। तो कमीशन जो होता था, नीचे से जो पैसे उठाते थे लोग, मार्केट से जो पैसे उठाते थे जिसे हम एजेंट कहते थे, तो पैसा उठाते थे, उसका कमीशन लगभग 15% से लेकर 35% था, उसका कमीशन एजेंट का, आप समझ लीजिए। उसके अलावा 1%, 2% नेशनल लेवल तक जाता था, तो मिला जुला के 45 से 50% कमीशन, जो पैसा आप जमा करते हैं 45 से 50% कमीशन निकल जाता था एजेंटों के लिए। सारा टीम का जोड़ा जाए, अगर चेन को जोड़ा जाए तो 45 से 50% कमीशन निकल जाता था। तो आप समझिए कि आपने 1 लाख रुपया उसमें FD किया और 45 से 50% कमीशन निकल गया, तो उसके पास बचा, कंपनी के पास कितना, 50,000 रुपये। और 50,000 रुपया का 4 साल में अगर वो आपका 1 लाख का 2 लाख देने का वादा कर रहा है, तो कहाँ से देगी, आप समझ सकते हैं। सीधा सा सीधा फ्रॉड हो रहा था, ये चीट फंड कंपनियां फ्रॉड कर रही थी। अब रहा, आप सोचेंगे कि सेबी ने लाइसेंस इसे क्यों दिया। सेबी आप जानते होंगे, जो चीट फंड कंपनी को सेबी लाइसेंस देती है। सेबी आप समझते हैं, सेबी बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिस तरह बैंकों को देख रेख करती है, मतलब उस पर ध्यान देती है, उसका गाइडलाइन करती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरह सेबी होती है जो चीट फंड कंपनियों को लाइसेंस देती है। या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे सहारा हुआ, तो सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन था, इसकी भी सेबी के अंडर में ही था। लेकिन सहारा का सिस्टम थोड़ा अलग है, सहारा का मैं बताऊंगा अभी, पहले चीट फंड कंपनी के बारे में आप जान लीजिए। तो चीट फंड कंपनी जितने भी है, वो अपने आप को बैंक कहती थी। इसका एजेंट जब मार्केट में जाता था तो ये बोलता था कि PSCL बैंक में पैसा लगाइए, विश्वामित्र बैंक में पैसा लगाइए, समृद्ध जीवन में पैसा लगाइए, केबिल में पैसा लगाइए, अल्केमिस्ट में पैसा लगाइए। ये सब बैंक बताती थी कि ये सब बैंक है, बैंक आया है नया जो 4 साल में आपको डबल देती है। या फिर डेली कलेक्शन होता था, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, या महीने का 500, 1000, 2000, 4000 ऐसे करके लोग जमा करते थे। बहुत ज़्यादा प्रलोभन दिया जाता, कमीशन के लालच में एजेंट बहुत ज़्यादा प्रलोभन देते थे। और ये सारी कंपनियां, पहले तो सबसे पहले ये शारदा ग्रुप भागी, आपको पता होगा कोलकाता की कंपनी थी जो शारदा ग्रुप भागी। इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व थे, बहुत सारा पैसा उठाया गया और सारे लोग मिल बांट के खा गए, बाद में इसे दिवालिया घोषित करवा दिए। तो हुआ क्या कि ये कंपनी तो भाग गई। अब हुआ क्या कि इसको जब भागते देखी तो इस पर जब छानबीन हुआ, इस पर इंक्वायरी बैठा, जब इसको सही तरीके से छानबीन शुरू किया गया, सेबी का भी प्रेशर होने लगा, तो इसको देखकर लगभग छोटे मोटे जितने भी कंपनियां थी वो सब भाग गए। मैंने आपको बताया कि 10,269 कंपनी है, लगभग 40 से 50% कंपनी है जो भाग चुकी है। भाग चुकी के मतलब ये नहीं कि पैसा लेकर भाग चुकी है, कहीं भाग चुकी है, वो पैसा इन्वेस्ट कहीं किया ही नहीं। आपसे पैसा लिया जाता था कि कोई कंपनी में पैसा लगाया जाएगा, कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाएगा, कोई जैसे कि आपको ये ग्रीन टच की बात मैं बोलूँ या प्रिज्म की बात बोलूँ, ये दोनों उठाते थे पैसा, इसके मेरा बियर का कंपनी चल रहा है, हेवर्ड 5000 में मेरा पैसा लगता है, या फिर कहीं ये होटल के नाम पर कि होटल मेरा चलता है, इस नाम पर पैसा उठाया जाता था। इसी तरह सारी कंपनियां का अपना अपना ढकोसला था, किसी का कुछ चल नहीं रहा था, पैसा उठाता था इसलिए कि कल होके किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसा उठाया, एजेंट को कमीशन दिया, बाकी पैसा बचा तो अपना अयासी किया या फिर कहीं अपने नाम से इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह का बहुत सारे फ्रॉड किए गए। अगर इस तरह का फ्रॉड नहीं किए जाते, आप जाकर छानबीन कर सकते हैं। कोई अगर मार्केट से 5,000 करोड़ रुपया उठा लिया, 5,000 करोड़ रुपया उठा लिया, तो समझिए कि 2500 करोड़ रुपया, 2,500 करोड़ रुपया या तो एजेंट के कमीशन में चले गए, ऑफिस के मैनेजमेंट में चले गए, या फिर इसके जो भी है वो सब मैनेजमेंट में चले गए। जब सेबी की जांच हुई तो पता चला कि ये लोग तो बहुत फ्रॉडिंग कर रहे हैं मार्केट में, कुछ और बोल के लाइसेंस लिया गया, कुछ और बोल के पैसा उठाया जा रहा है, लिमिट की सीमा कुछ और दिया गया और उठा रहे हैं पैसा बहुत ज़्यादा मार्केट से।
मतलब कि अगर 5,000 करोड़ रुपया, जैसे कि PSCL मान लीजिए या फिर इस तरह के जितने भी चिट फंड कंपनी है, वो ये बोल के सेबी से लाइसेंस लिए कि मैं 1,000 करोड़ रुपया मार्केट से उठाऊंगा रियल एस्टेट के नाम पर, होटल के नाम पर या फिर किसी चीज़ के नाम पर, लेकिन ये लोग हज़ारों हजार करोड़ रुपया उठाने लगे मार्केट से। बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा ये घोटाला है। बहुत सारे लोग मेरे पिछले वीडियो में कमेंट भी किए हैं कि ये पैसा कब मिलेगा, ये सीधा सीधा आप बताइए, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं सीधा आपको बता दूं कि ये पैसा मिलने की संभावना 9 के बराबर है। मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूं, मतलब 10% चांस रखिए पैसा मिलेगा, लेकिन टोटल को मिलेगा इस चीज़ की गारंटी है ही नहीं। खुद कंपनी गारंटी नहीं देगी, खुद से भी गारंटी नहीं देगी। 5,000 करोड़ रुपया जो कंपनी मार्केट से उठा ली, 2,500 करोड़ रुपया उसका खर्च हो गया, बचा उसके बाद 2,500 करोड़ रुपया, उसने मार्केट में 500 या 1,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, बाकी पैसा भी सेबी जो था वो जब्त कर ली, जो बचा हुआ था थोड़ा बहुत वो जब्त कर ली। अगर इससे सेबी के पक्ष में फैसला भी आता है, सभी का केस पेंडिंग है आपको सुप्रीम कोर्ट में, सभी का केस पेंडिंग है, सबका केस चल रहा है। कोई एजेंट से आप पूछेंगे, इन सभी चिट फंड कंपनी के एजेंट से पूछेंगे तो बोलेगा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, फैसला होगा, फाइनल होगा तो आपको पैसे मिल जाएंगे। ये बात आप सुनेंगे, लेकिन आपके जानकारी के लिए 100% बता दूं, 100% गारंटी के साथ मैं ये चीज़ बता सकता हूँ कि अगर कंपनी भी केस जीत जाती है, सेबी के पक्ष में भी फैसला आता है, तो पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, फैसला आ जाता है सेबी के पक्ष में या फिर चिट फंड कंपनी के पक्ष में ही फैसला आ जाता है, केस चल रहा है, पैसा कहाँ से आएगा? 5,000 करोड़ रुपया या 10,000 करोड़ रुपया या 2,000 करोड़ रुपया जो मार्केट से उठा लिया, उसमें से आधा पैसा खर्च हो गया, बाकी पैसा इन्वेस्ट किया ही नहीं गया, छोटा मोटा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया गया, बाकी पैसा कुछ थोड़ा बहुत है तो सेबी के पास है, तो सेबी उतना का ही जिम्मेवारी लेगा, उतने पैसे की ही जिम्मेवारी लेगा जो उसके पास जमा है, चाहे 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 200 करोड़ हो। लेकिन 5,000 करोड़ रुपया मार्केट से उठा हुआ है और 200 करोड़ उसके पास है, तो समझिए कुछ लोगों का ही रिकवरी हो पाएगा। अगर हुआ भी, कुछ लोगों को ही रिकवरी हो पाएगा। होगा किसका? आप पूछेंगे किसका होगा, सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा? तो ये जरूरी नहीं है कि पहले आपका मैच्योरिटी का समय हो गया हो तो पहले आपको मिल जाएगा, ये नहीं कि जिसका पहले हो गया है मैच्योरिटी का समय उसका मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले किसको मिलेगा? जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर फोरम या फिर कहीं कोर्ट में खुद से केस कर रखा है कंपनी के ऊपर और उसका जजमेंट उसके पक्ष में आ गया हुआ है, सबसे पहले उसका पेमेंट होगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपको कानूनी जानकारी दे दूं, कोई भी सिविल कोर्ट में आप डायरेक्ट उस चिट फंड कंपनी के खिलाफ भी केस कर सकते हैं। सेबी का और उस कंपनी का मामला तो चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो कब खत्म होगा या नहीं होगा भी तो पैसा फिर कहाँ से आएगा देने के लिए, ये तो आप समझ ही रहे और समझ जाइए मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मिलेगा भी किसी को, तो किसको मिलेगा? जो आदमी कहीं ना कहीं सिविल कोर्ट में कंपनी पर केस कर रखा है और उसका जजमेंट निश्चित तौर पर उस व्यक्ति के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि कंपनी हर जगह जाकर अपना पक्ष नहीं रखता है, क्योंकि गलती कर बैठा हुआ है। पक्ष रखेगा भी तो क्या रखेगा? तो जो व्यक्ति कर रखा है तो उसका पेमेंट पहले होगा, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरा लाख रुपया फंसा हुआ है, 5 लाख फंसा हुआ है, 10 लाख फंसा हुआ है, लेकिन वो इस आसरा पर है, इस उम्मीद पर है कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा, सेबी और सुप्रीम कोर्ट का जो चल रहा है मामला या फिर कंपनी का मामला चल रहा है, उसका जो फैसला आएगा तो मेरा पेमेंट मिल जाएगा। तो भाई साहब, आपका पेमेंट ऐसे नहीं मिलेगा, इतनी आसानी से आपका 5 लाख 10 लाख रुपया नहीं निकलेगा। अगर 5 लाख 10 लाख रुपया का जोड़ लिया जाए तो आपका डबल ट्रिपल करके कितना पैसा होना चाहिए, लेकिन आपका पूंजी भी नहीं मिलेगा। तो मिलेगा किसको? क्या करना होगा आपको? तो आपको सिविल कोर्ट में आपको मुकदमा करना है, सिविल कोर्ट में आपको रिकवरी के लिए मुकदमा करना होगा। अगर आपने कर रखा है और आपके पक्ष में जजमेंट आ गया हुआ है या फिर आने वाला है या फिर कुछ सुनवाई इस पर चल रहा है, तो आपका पेमेंट पहले होगा, क्योंकि आपने पर्सनली केस कर रखा है उस पर, या फिर ग्रुप में कुछ लोग मिलाकर आप अपना सिविल कोर्ट में केस कर रखा है। तो लेकिन सिविल कोर्ट में केस ना करिए तो आप बेहतर है। आपको बता दो कि सिविल कोर्ट में आप केस करते हैं रिकवरी के लिए, तो जितना आपका पैसा उसमें है, जैसे 10 लाख या 20 लाख या 5 लाख आपको लेना है, तो उसका 8 से 10% आपको सिविल कोर्ट में कोर्ट फी जमा करना होता है, तभी आप केस कर पाएंगे। तो बहुत लोग इसी डर से भी केस नहीं कर पाते कि 8 से 10% कोर्ट फी भी देना होगा, एक तो पैसा फंसा हुआ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको आसान रास्ता बताता हूँ। आपका सबसे बेहतर क्या होगा कि कंज्यूमर फोरम में कंज्यूमर कोर्ट जो होता है, वहाँ पर आप कंपनी के खिलाफ एक मामला दर्ज कराए रहेंगे तो आपको फायदा क्या होगा? वहाँ पर आपको कोर्ट फी भी नहीं देना है, मैक्सिमम आपको 1,000 रुपया लगेगा, 1,000 के आसपास वहाँ कोर्ट फी होता है। तो वो करके आप वहाँ पर मामला दर्ज करा देते हैं तो आपका मामला चलता रहेगा। तो आप कंज्यूमर फोरम में जो मामला चलता रहेगा, तो हो सकता है आपके पक्ष में फैसला बहुत जल्दी भी आ जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा नहीं आएगा उससे मतलब नहीं है। अगर उससे पहले भी आपका फैसला आ जाता है, तो अगर नहीं भी आता तो सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आ जाता है तो सबसे पहले आपका पेमेंट होगा। जितने लोग कंज्यूमर फोरम में या फिर सिविल कोर्ट में कहीं भी केस कर रखे हैं, उनको पहले पेमेंट किया जाएगा, इसलिए कि उन्होंने दावा कर रखा है। लेकिन नॉर्मल जो व्यक्ति ऐसे ही बैठे हुए हैं, उसका पेमेंट ना भी हो सकता है या फिर बाद में हो सकता है, या हो सकता है कि उसका पेमेंट करते करते पैसा खत्म हो जाए तो आपको ना भी मिल सकता है। तो ये काम आप कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में आप केस कर सकते हैं। एक ये है कि 138 NI एक्ट में भी आप केस फाइल कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ।
138 NI एक्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें पैसा का दावा के लिए नहीं होता है, इसमें सिर्फ पनिशमेंट का व्यवस्था है। अगर मान लीजिए आपके पक्ष में फैसला आता है तो कंपनी के पदाधिकारी को सजा होगी, और सजा होगी लेकिन आपका पैसा रिकवरी नहीं होगा। तो ये करने से आपको कोई फायदा नहीं। आप रिकवरी के लिए दावा करेंगे, आप सजा दिलाने के लिए दावा करने से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपका खाली पैसा फंसा नहीं हुआ है। आप 50,000, लाख, 2 लाख के लिए तो आप तो इतना मेहनत करेंगे नहीं कि और पैसा लगा के किसी को सजा दिलवाएंगे। आपको पैसा चाहिए, तो आप सिविल कोर्ट में भी केस ना करें। 8 से 10% अगर कोर्ट फी जमा करने के लिए तैयार है तो आप सिविल कोर्ट में कर सकते हैं, वरना आप कंज्यूमर फोरम में कर ले। कंज्यूमर फोरम में करेंगे तो वहाँ बहुत आसानी होगी, आसानी से आपका केस भी दर्ज हो जाएगा। उसमें एडवोकेट ना भी रखेंगे, थोड़ा सा जानकारी तो आप खुद से कर सकते हैं। 1000 रुपये के आसपास फी लगेगा आपको, नहीं तो एडवोकेट करेंगे तो और अच्छी बात है, वो आपका पक्ष रखेगा। बहुत कम भी फी लगता है वहाँ पर, ज़्यादा फी नहीं लगता है। तो अब आते हैं सहारा के मामले पर। सहारा इंडिया का क्या मामला है? तो सहारा इंडिया क्या है? सहारा इंडिया के पास बहुत सारा पूंजी है। सहारा इंडिया के पास पूंजी है। सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी में वर्तमान में रजिस्टर्ड, पहले किसी और एक्ट में रजिस्टर्ड था। शुरू में नॉन बैंकिंग कंपनी थी, लेकिन बाद में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो गया, तो ये भी सेबी के अंदर में आ गया। तो सेबी ही इसका मामला देख रहा है। तो इसके पास क्या है कि इसके पास प्रॉपर्टी है, पूंजी है, और उसके अलावा इसका पैसा आपको सेबी के पास भी बहुत सारा जमा है। इतना तो जरूर जमा है कि अगर सेबी पैसा वापस कर दे या फिर इनका प्रॉपर्टी जो बेच दिया जाए तो लगभग पूरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लगभग जितने का पेमेंट रुका हुआ है उसका पेमेंट हो जाएगा। हाँ, कब होगा, कब फैसला आएगा, इसका तो गारंटी कोई नहीं दे सकता। मैं क्या, सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं दे सकता, सेबी खुद नहीं दे सकता, कंपनी खुद नहीं दे सकती। लेकिन यह निश्चित है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला है, सहारा के पास इतना पेमेंट है, इतना पैसा बचा हुआ है कि सबका पेमेंट कर सकता है लगभग। इसमें भी लगभग, ये नहीं कि 100% लोगों का, हो सकता है 70% लोगों का भी, 80% लोगों का भी, या फिर हो सकता है 100% लोगों का भी रिकवरी हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो सिर्फ इस सभी कंपनी में देखा जाए तो एक सहारा ही एक बड़ी कंपनी है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड है और इसके पास पूंजी है। इन्होंने जो मार्केट से पैसा उठाया, भले ही कुछ इलीगल तरीके से उठा लिया गया, मतलब जो टारगेट इन्हें दिया गया था उससे बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने उठा लिया, लेकिन उतना प्रॉपर्टी इन्होंने बनाया, उतना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और उतना उनका प्रोजेक्ट चल भी रहा है। बहुत सारा है, सहारा हाउसिंग है और उसके अलावा बहुत सारा प्रोजेक्ट है। 2-4 प्रोजेक्ट डूबा भी इनका, सहारा की सब डूब गया। इसके अलावा सहारा का और भी प्रोजेक्ट था, जैसे कि विमान चलता था, वो भी इनको बंद कर दिया गया, उसको बेच दिया गया। कई प्रोजेक्ट इनका डूबा भी, लेकिन अदर प्रोजेक्ट में फिर पैसा लगा दिया गया और लोगों को रिकवरी हो जाएगा। इस चीज़ की 80-90% गारंटी है कि रिकवरी उतना लोगों को पैसा हो जाएगी। इसमें भी 100% का दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन बाकी जो कंपनी है, जो चीट फंड कंपनी, जो मैंने आपको बताया, जो ये आप देख रहे हैं कि 10,269 चिट फंड कंपनियां रजिस्ट्रेशन है, तो इसमें से 50% कंपनी का वही दशा है, जिसमें से लगभग 20-30% तो काम ही नहीं कर रही, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके बैठा हुआ है। जो काम कर रही है उसका यही हालात है। लगभग 20-15% ऐसा है जो ईमानदारी से काम भी कर रही है। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारा चिट फंड कंपनी है जो ईमानदारी से बहुत दिनों से काम कर रही है, बहुत उसमें से भी डूबा भी। तो ऐसे से बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो 3-4 कैटेगरी में, जो मैंने आपको बताया 3-4 कैटेगरी। एक तो है 15 से 20% जो ईमानदारी से काम कर रही है और ईमानदारी से लोगों को पैसा भी वापसी कर रही है। उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है बैंक की तरह, और बैंक की तरह काम किया जाता है। दूसरा ये है कि 15 से 20% ऐसा है जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा के रख रखा है, वो काम उन्होंने शुरू किया ही नहीं, काम शुरू नहीं किया, भविष्य में करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा के रख रखा है। लेकिन आपको बता दूं कि 50 से 60%, मतलब सीधा एक आंकड़ा लेकर चलिएगा तो 40 से 60% ले लीजिए, 50 से 60% नहीं, 40 से 60% कंपनी ऐसा है जो काम शुरू किया, मार्केट से पैसा उठाया और अभी अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे रखा है। अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देखा। दिवालिया क्या होता है? अगर कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया कि हाँ इसके पास पूंजी नहीं है, पैसा लौटाने के लिए कुछ बचा हुआ इसके पास नहीं है, भले ही उसको पनिशमेंट हो जाए कंपनी को, मालिक को, वो अलग बात है, लेकिन आपका पैसा रिकवरी नहीं होगा। दिवालिया का मतलब ही होता है कि ये कंपनी डूब गई, आपकी पैसा डूब गया, आप कुछ उस कंपनी का नहीं कर सकते, जो कंपनी दिवालिया हो जाती है। एक चिट फंड कंपनी के बारे में ही नहीं बता रहा हूँ, कोई भी कंपनी, आप लोन लेकर भी कोई कंपनी खोलते हैं कहीं से, चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो, सरकारी सेक्टर से हो, कोई भी बैंक से भी लेकर खोलते हैं या फाइनेंस कंपनी से, अगर आपकी कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती, कोर्ट में आप अर्जी देकर दिवालिया घोषित करवा लेते हैं, आसानी से नहीं होता है घोषित, वहाँ पे कारण रखना पड़ता है, सारा चीज़ बताना पड़ता है, क्या नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ। अगर दिवालिया घोषित हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो फिर वो पैसा देने के लिए जिम्मेवार नहीं रहती है कंपनी, क्योंकि कंपनी के पास कुछ होता ही नहीं तो देगी क्या आप। वहाँ पर तो ये घोषित हो जाता है कि दिवालिया हो गई, कुछ नहीं बचा है इसके पास। तो ज़्यादातर चिट फंड कंपनियाँ का जो मैंने आपको बताया तो वही हाल है, ये लोग अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए अर्जी दे रखा और सेबी की तरफ से मामला चल रखा रहा। पूंजी की बात मैंने बताया, तो बहुत सारी कंपनी है कि बहुत थोड़ा मोड़ा पैसा लगा रखी है चिट फंड कंपनी, बहुत है कि लगाया ही नहीं, बहुत तो लेकर भाग गए, तो सबका मामला चल रहा है और कुछ का मालिक जेल में भी है,
तो जेल में है तो समझिए उसके पास पैसा नहीं तभी तो जेल में है, और दिवालिया घोषित तो करवा के ही मानेगा। खुद जेल में है, पैसा उसके पास सेविंग के पास जब्त है नहीं, प्रॉपर्टी उन्होंने लिया नहीं, पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया वो जाने, तो इस तरह तो दिवालिया घोषित हो जाएगा, आपका पैसा 100% डूब जाएगा। तो ये जो कंपनियां जितने में आपने पैसा लगा रखा है, तो सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि 99% 90% की बात नहीं कर रहा हूँ, 99% उम्मीद रखे कि वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। जैसे JBG मैंने बताया कि 80 के दशक में, 80 या 90 के दशक में एक JBG कंपनी थी, मतलब उस समय बैंक ही कहा जाता था इसका, जो कलेक्शन करती थी RD रोज़ 10 रुपया 20 रुपया या महीने का 500 1000, या फिर लोग FD भी करते थे। बैंक की तरह हर शहर में खोला गया इसका ब्रांच। और जब इनके पास इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया कि ये देश से भाग सके, तो यहाँ से उसका मालिक फरार हो गया सारा पैसा लेकर और विदेश में जाकर सेटल हो गया। आज तक किसी का पैसा नहीं मिला। सब जो नए लोग हैं उनके फादर से पूछना आप, या फिर उनके दादाजी से पूछना, किसी के न किसी का पैसा JBG में फंसा हुआ था। वो भी कंपनी उस समय आई थी तो ये बोली थी कि मात्र 1 साल में डबल कर दिया जाएगा, 2 साल में डबल कर दिया जाएगा, या फिर आप डेली का 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया जमा करते हैं और जो जमा होता है आपका साल में उसका 2 गुना 3 गुना पैसा देने का प्रलोभन देती थी। लोग रखते थे उसमें। यहाँ तक कि मेरे भी फादर मुझे बताए थे कि उनका भी लगभग 14-15 हज़ार रुपया JBG में था, जो आज तक नहीं मिला। उसका पासबुक भी आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, जो फादर का था। मेरे फादर डेथ भी कर गए, लेकिन आज भी उसका पासबुक है, आज तक उसका पेमेंट नहीं हुआ। 1980-90 के दशक की बात है, तो उस समय का आज तक पेमेंट नहीं हुआ। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना साल हो गया, 35 से 40 साल हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। अब तो कंपनी ही नहीं रही। तो इसी प्रकार से ये भी है, आप उम्मीद में ख़त्म हो जाएंगे। आपके बाल बच्चे इसका सर्टिफिकेट, इसका पासबुक रखे रह जाएगा। ये पैसा मिलने की संभावना 1% ही है, 99% नहीं है। इसीलिए इस पर ज़्यादा उम्मीद ना रखें, ज़्यादा उम्मीद इस पैसा पर ना रखें। अब आप आगे से सतर्क रहें। जिस कंपनी में आप पैसा लगाएं, कोई भी कंपनी में पैसा लगा रहा है, चाहे चीट फंड कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई भी कंपनी में पैसा लगा रहा है, तो उसका रूल रेगुलेशन को पढ़ ले। रूल रेगुलेशन को पढ़ना जरूरी है। सीधा एजेंट आपको कहता है और एजेंट के कहने पर आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा ना करें, बाद में एजेंट भी हाथ झाड़ लेता है, बोलता है कि केस चल रहा है या फिर पैसा कंपनी लेकर भाग गई, मैं क्या करूं, और आप बुरी तरीक़ा से फंस जाते हैं। आपका जो सपना होता है, लड़की का शादी करना है या फिर बच्चों को एजुकेशन देना है या फिर आगे घर बनाना है या फिर जो भी सपना रहता है, वो सारा खत्म हो जाता है। आप गरीबी में दलदल में चले जाते हैं, क्योंकि आपका पूंजी लेकर ये सब भाग जाते हैं। ये सब भाग जाते हैं आपको पूंजी लेकर, और आप पैसा रहते हुए फिर से आप उसी अवस्था में चले जाते हैं, उसी गरीबी में चले जाते हैं। तो आप सोच समझ के, जैसे आप देखेंगे अभी म्यूचुअल फंड की जितनी भी कंपनी है, SIP चलाती है, म्यूचुअल फंड है, वो सब लिखा हुआ है। सब जब आप देखेंगे ना, उसका फॉर्मेट पढ़ेंगे, उसका जब फॉर्म पढ़ेंगे आप, तो उसके नीचे लिखा रहता है टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, और उसके सामने सीधा लिखा रहता है कि इसमें पैसा लगाने से पहले पूरा जो टर्म कंडीशन है वो पढ़ ले, क्योंकि ये जोखिम भरा काम है। यहाँ तक कि LIC इंश्योरेंस कंपनी जो है, IRDA के अंडर में रहती है इंश्योरेंस कंपनी, वो भी अपने फॉर्मेट पर, अपने एडवर्टाइजिंग में, TV तक पर देती है कि इसमें पैसा लगाने से पहले आप पूरा फॉर्मेट को पढ़ ले, या एक जोखिम भरा हो सकता है। यहाँ तक लिख देती है कि यह जोखिम भरा हो सकता है। अब आपके ऊपर है, पैसा लगाइए नहीं लगाइए। जोखिम भरा का मतलब ये नहीं कि पैसा आपका डूबेगा, मतलब पैसा ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। आगे 20 साल 15 साल 10 साल का जो आप जमा करते हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। ये गारंटी नहीं कि होगा ही, लेकिन ये आपको पहले आगाह कर दिया जाता है कि मेरी जैसी स्थिति रहेगी वैसा आपका पेमेंट होगा। हालांकि म्यूचुअल फंड अभी के समय में सबसे अच्छा विकल्प है। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि एक कंपनी में, जहाँ पर म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं, चाहे किसी भी बैंक का म्यूचुअल फंड हो, तो वो अलग अलग 10-20 कंपनी में पैसा आपका इन्वेस्ट करती है। उसमें से 1-2 कंपनी दिवालिया भी हो जाती है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने 1 लाख रुपया लगाया तो 10 कंपनी में 10-10 हज़ार रुपया लगाएगी और वहाँ से इंटरेस्ट पाकर फिर आपको देगी। तो उसमें से 2 कंपनी अगर दिवालिया भी हो गया तो 8 कंपनी से उसको इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था, और ये सब कंपनियां क्या है कि पूरा के पूरा पैसा अपने पास रखती है कि मैं अपना प्रोजेक्ट लगाऊंगा, अपना काम करूंगा, फिर आपको पैसे दूंगा। और होता क्या है, लगाती भी नहीं है, लगाती भी है तो ऐसा प्रोजेक्ट में लगाती है जो डूब ही जाता है, बाद में नियत खराब हो जाता है, कुछ पैसा बचता है, लेके ये लोग भाग जाते हैं और दिवालिया घोषित करवा लेते हैं कंपनी को। अभी आप पूरे देश में सर्वे करेंगे, पूरे भारत में आप सर्वे करके देख लीजिए, हर तीसरा चौथा घर, मतलब कि हर तीसरा से चौथा घर, 2 घर छोड़ देंगे, तीसरा या चौथा घर आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसके परिवार में इन सभी कंपनियों में से एक न एक कंपनी में जरूर इन्वेस्ट किया होगा। और सभी लोग परेशान हैं। मेरे जानने वाले में सैकड़ों लोग बता रहा हूँ, 10 लोग 20 लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, सैकड़ों लोग ऐसे मेरे पास आए हैं और मुझसे कांटेक्ट कर रखा है। मुझसे कांटेक्ट करके मुझे बताया गया है
कि उनका लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, जो गरीब आदमी है 10,000, 5,000 जो डेली जमा करते थे, महीने में जमा करते थे, सबका मैच्योरिटी का समय आज नहीं, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले पूरा हो चुका है, आज तक उसका पेमेंट नहीं बना। किसी का बेटी का शादी करना था, बेटी की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, आज तक पेमेंट नहीं मिला। किसी को घर बनाना था, घर भी बन गया कर्जा लेकर या फिर कहीं से लेकर, और वो रहने भी लगे, आज तक पैसा नहीं मिला। किसी का एजुकेशन का सपना था, बच्चा का पढ़ाई छोड़ के बच्चे काम में लगे, आज तक पैसा नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। इसीलिए मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि ये पैसा मिलने की संभावना ना के बराबर है। मतलब 1% ही उम्मीद रख सकते हैं, वो भी कौन रख सकता है उम्मीद? जिन्होंने कहीं सिविल कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट पर कंपनी पर खुद से केस कर रखा है और उसके पक्ष में उसका जजमेंट आ चुका है या फिर आने वाला है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और जब कुछ पैसा सेबी के पास होगा तो पहले उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन जिन्होंने दावा ही कहीं नहीं किया, चुपचाप सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं, तो उनका तो कुछ होने वाला है नहीं। अब दावा करेंगे भी कैसे? अब किसी का 30,000 है, किसी का 40,000 है, 50,000 रुपया है, तो कोर्ट में जाएंगे, उनका समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, पता चलेगा जितना पैसा नहीं उससे ज़्यादा खर्च ही हो गया, तो उनको दावा करने से कुछ फ़ायदा ही नहीं। लेकिन जिनका 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, तो वो लोग तो खुद से भी ग्रुप में 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, जितने भी पीड़ित हैं वो लोग मिलकर केस कर रखे हैं और सभी लोग कुछ पैसा खर्चा करके केस लड़ रहे हैं। तो उन लोगों को पेमेंट हो सकता है कि थोड़ा ही सही मिल सकता है। जिस तरह आरबीआई का गाइडलाइन देखिए, आरबीआई ने घोषणा कर रखा है आरबीआई के गाइडलाइन में कि आप किसी भी बैंक में पैसा रखते हैं, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट, नाम भी लेकर मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसी बैंक हो गया, ये आपको एक्सिस बैंक हो गया, ये लोग प्राइवेट बैंक है। सरकारी बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो ये सब सरकारी बैंक। तो बैंक सरकारी हो या प्राइवेट, कोई भी बैंक अगर डूब जाता है, उसमें अगर 5 करोड़ भी आपका रुपया है, 10 करोड़ भी है, 1 करोड़ भी है, कितना पैसा है उसको उससे मतलब नहीं है। अगर 5 लाख से ऊपर आपका रुपया है, मतलब 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो आरबीआई 5 लाख का ही गारंटी लेती है, वो 5 लाख का ही इंश्योरेंस कर रखी है मैक्सिमम। मतलब आपका 5 करोड़ रुपया भी है, बैंक डूब जाता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, तो आरबीआई आपको 5 लाख रुपया ही देगी, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी आपको नहीं देगी। मतलब वो 5 लाख ही सुरक्षित है, उसके ऊपर जितना पैसा रखते हैं वो आपका सुरक्षित नहीं है। गारंटी उसका नहीं लेता आरबीआई, सुरक्षित तो है लेकिन गारंटी नहीं लेता है। बैंक दिवालिया हो जाती है तो सिर्फ 5 लाख आपको मिलेगा। 5 लाख से नीचे वालों के लिए तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये आरबीआई का गाइडलाइन, 5 लाख से नीचे है तो आपका कुछ नहीं मिलेगा, वो आपका पैसा शून्य माना जाएगा। तो ये आरबीआई का गाइडलाइन है बैंकों के लिए। तो इसी तरह सेबी का भी बहुत सारा गाइडलाइन है जो मैंने आपको बताया पूरा विस्तार से। इसी प्रकार से आपको आईआरडीए इंश्योरेंस कंपनी में गाइडलाइन है, इसी प्रकार से तो सबका गाइडलाइन है, अलग अलग गाइडलाइन है। तो सेबी का मैंने आपको बताया कि सेबी तो गारंटी ही नहीं लेती, सेबी तो गारंटी ही नहीं लेती। आरबीआई तो 5 लाख का गारंटी भी लेता है, सेबी तो गारंटी ही नहीं लेती। सेबी सिर्फ सिक्योरिटीज़ के लिए, सुरक्षा के लिए आपका बना हुआ है एक संस्था है, सरकारी संस्था है जो चिट फंड कंपनी को लाइसेंस देती है और उसको देखभाल करती है, मतलब उस पर नज़र रखती है। तो सेबी उतना का ही जिम्मेवारी लेगा जैसे कि कोई 5,000 करोड़ रुपया मैंने आपको बताया कि आपने इन्वेस्ट कर रखा है, 5,000 करोड़ रुपया कोई कंपनी उठा ली मार्केट से, किसी से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10,000, 20,000 करके 5,000 करोड़ रुपया उठा ली, लेकिन वो कंपनी भाग जाती है, जो प्रॉपर्टी बचता है उसका सेबी जब जब्त करता है तो पता चलता है कि 500 करोड़ का ही प्रॉपर्टी है, जबकि वो 5,000 करोड़ रुपया उठा के भाग चुका है। तो केस होता है, केस चलता है उस कंपनी के खिलाफ। अगर सेबी के पक्ष में फैसला आ जाता है तो 500 करोड़ जो उनके पास है उसी का पेमेंट करने के भागी, जहाँ तक हो सके उसी का पेमेंट होगा। उससे ऊपर जो लेकर भाग गया बाकी लोगों का सबका जिम्मेवारी सेबी नहीं ले सकती है। कहाँ से पेमेंट करेगी जब पैसा ही उसके पास नहीं रहेगा, तो कहाँ से पेमेंट करेगी, ये बात समझ लीजिए आप। तो बहुत सारे चिट फंड कंपनी का पैसा ही नहीं हो, कहाँ लेकर भाग गया या फिर कहाँ इन्वेस्ट किया सेबी को भी नहीं पता। अगर जब्त भी किसी का हुआ है तो बहुत कम नाम मात्र का पैसा जब्त हुआ है, जिसमें सबका पेमेंट हो जाए इतना पैसा सेबी के पास भी नहीं मिला है अभी तक। और सहारा का तो मैंने बता ही दिया कि सहारा के पास पूंजी है, प्रॉपर्टी है। सहारा का पेमेंट आपका अगर सेबी के पक्ष में फैसला आता है या फिर सहारा के पक्ष में फैसला आता है तो सहारा का पेमेंट लगभग मैं आपको बताता हूं कि 80% 90% लोगों का मैच्योरिटी हो ही जाएगा। ये भी हो सकता है कि 100% लोगों का भी मैच्योरिटी हो जाए, 100% लोगों का भी मैच्योरिटी हो सकता है, क्योंकि सहारा के पास उतना प्रॉपर्टी है। लेकिन एक बार खाली पक्ष में फैसला आ जाए, सेबी के पक्ष में या फिर कंपनी के पक्ष में, किसी के पक्ष में फैसला आ जाए। हाँ, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि कब फैसला आएगा, इस चीज़ का कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगर मेरे चैनल पर पुराने सब्सक्राइबर है, पहले से सब्सक्राइबर है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और इसी प्रकार से कोई वीडियो चाहिए
कोई नया वीडियो चाहिए या फिर कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई कानून से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आप जैसे लिखेंगे आप उस टॉपिक पर वीडियो पाएंगे बहुत जल्द, कल हो, परसों हो, या फिर 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, जितने भी। पहले तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा जिस मुद्दे पर कमेंट आता है, तो मैं लेकिन वीडियो सब टॉपिक पर बनाता ही हूँ। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, भले ही जवाब नहीं दे पाऊँ किसी कारण से, लेकिन जवाब देने का भी प्रयास करता हूँ, तो उस मुद्दे पर जरूर वीडियो बनाता हूँ। तो आप कमेंट अधिक से अधिक करें अपने टॉपिक पर, जो टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।